श्रुतिपीडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले सत्र में हमने ब्रिटिश भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों पर बात की थी, याद है? बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान। वो चर्चा दिखाती थी कि अंग्रेजों का फैलाव सिर्फ भारत के अंदरूनी हिस्सों तक ही सीमित नहीं था। आज हम उसी एक्सपेंशनिस्ट सोच को भारत के भीतर देखेंगे और दो बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियों के जरिए। ये वो नीतियां थीं जिन्होंने भारतीय रियासतों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस और व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लगभग सभी ने ये नाम सुने ही होंगे, पर ये नीतियां असल में थीं क्या, कैसे काम करती थी और पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। सबसे जरूरी, आज भी यूपीएससी एग्जाम के लिए ये क्यों इतनी अहम है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन हड़पने की नीतियां नहीं थीं। इनका असर बहुत गहरा था। भारतीय राज्यों की जो स्वायत्ता थी, उनकी इकोनॉमी, उनकी सेना, यहाँ तक कि उनकी सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। आज हम इन्हीं की परतें खोलेंगे, इनके पीछे की सोच क्या थी और इनके जो दूरगामी परिणाम हुए उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्सिडरी अलायंस से। सहायक संधि, नाम सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव सा लगता है। इसे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बड़े जोर शोर से लागू किया था। पर क्या ये वाकई सहायता के लिए थी? सहायक संधि असल में एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई व्यवस्था थी। मकसद साफ था, बिना सीधी लड़ाई के ब्रिटिश फौज का दबदबा इस्तेमाल करके भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ाना। वेलेस्ली ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी रणनीति का एक मुख्य हथियार बना दिया। कहने को संधि थी, पर यह बराबरी की संधि तो बिल्कुल नहीं थी। एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षा जाल था, जिसमें राज्य एक बार फंसा तो निकलना मुश्किल। अच्छा, दिलचस्प है। तो ये आइडिया वेलेस्ली का अपना था या कहीं और से आया था? क्योंकि ये जो तरीका है सेना किराए पर देने वाला, ये कुछ सुना हुआ सा लगता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट वेलेस्ली को नहीं जाता। माना जाता है कि इसका जो मूल विचार था वो शायद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का था। ओह अच्छा, डुप्ले से किसी न किसी रूप में तो इस्तेमाल किया ही था। जैसे अवध का उदाहरण है, 1765 में ही उन्होंने कंपनी से संधि की थी कि कंपनी नवाब के खर्चे पर अवध की सीमा की रक्षा करेगी। लेकिन हाँ, वेलेस्ली ने इसे एक सिस्टमैटिक पॉलिसी बना दिया, बिल्कुल व्यवस्थित, और इसमें कई ऐसी शर्तें जोड़ दी जैसे कि राज्य अपने विदेशी संबंध खुद नहीं रख सकता, और सबसे अहम शर्त, अगर राज्य सेना का खर्चा, वो जो सब्सिडी थी, नहीं दे पाया तो उसे अपना इलाका कंपनी को देना होगा। और यहीं से ये संधि राज्यों के लिए बहुत भारी पड़ने लगी। सुरक्षा की कीमत थी संप्रभुता। तो सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? क्या क्या मानना पड़ता था शासकों को? शर्तें ऐसी थीं जो धीरे धीरे राज्य की पकड़ बिल्कुल ढीली कर देती थी। पहली बात तो ब्रिटिश सेना रखना। शासक को अपने ही राज्य में अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी। बहाना होता था बाहरी हमलों से सुरक्षा का। अपने ही खर्चे पर? जी हाँ, अपने ही खर्चे पर। दूसरी शर्त थी सब्सिडी का भुगतान। इस सेना के रखरखाव के लिए बहुत भारी रकम देनी पड़ती थी, और जैसा मैंने बताया, अगर पैसा नहीं दे पाए तो जमीन देनी पड़ती थी। तीसरी, विदेशी संबंधों पर रोक। संधि करने वाला राज्य अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपीय देश से या किसी और भारतीय राज्य से कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं कर सकता था। विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में। बाप रे। चौथी बात, दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट। हर राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, वो तैनात रहता था। कहने को तो वो बस संपर्क के लिए था, पर असल में वो अंदरूनी मामलों में खूब दखल देता था और हर चीज पर नजर रखता था। एक तरह का जासूस ही समझ लीजिए। हाँ, कह सकते हैं। फिर अन्य यूरोपियों पर रोक। शासक अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी और यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और हाँ, एक वादा जरूर था कागज पर, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा। पर रेजिडेंट की मौजूदगी में ये वादा अक्सर सिर्फ नाम का रह जाता था। ये शर्तें तो वाकई दम घुटने वाली लगती हैं। अपनी सेना नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते, ऊपर से एक अंग्रेज अफसर सिर पर बैठा है, उसका खर्चा भी खुद उठाओ। क्या ये संधि एकदम से लागू हो जाती थी, या इसके भी कुछ चरण थे, जैसे धीरे धीरे फंसाना?
बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्सर चरणों में ही होता था, एकदम से नहीं, ताकि शासक को शायद शुरू में पूरा खतरा महसूस ना हो। मोटे तौर पर हम 4 स्टेजेस देख सकते हैं। पहला स्टेज, कंपनी किसी दोस्त भारतीय राज्य को जरूरत पर अपनी सेना भेजती थी, मदद के लिए। ठीक है। दूसरा स्टेज, कंपनी और वो भारतीय राज्य मिलकर किसी कॉमन दुश्मन से लड़ते थे। तीसरा स्टेज, अब कंपनी कहती थी कि भाई हमारी सेना आपके लिए लड़ रही है तो आप इसका खर्चा उठाइए, मतलब पैसा दीजिए। कंपनी उस पैसे से सैनिक रखती, ट्रेनिंग देती। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेज, ये जो सुरक्षा का शुल्क था, प्रोटेक्शन फी, इसे इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता था कि राज्य के लिए देना मुश्किल हो जाता। और फिर जैसे ही भुगतान में चूके, उन्हें अपने इलाके का एक हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ता था। यहीं आकर राज्य की जो सोवरेनिटी है वो सीधे सीधे चली जाती थी। ये तो बड़ी सोची समझी चालाक रणनीति लगती है। किन बड़े राज्यों को इस सहायक संधि के जाल में फंसाया गया? कौन कौन थे इसमें? लिस्ट तो काफी लंबी है और इसमें भारत के कई अहम राज्य शामिल थे। देखिए, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया 1798 में, और फिर 1800 में दोबारा। सबसे पहले हैदराबाद, उसी साल तंजौर भी, फिर 1801 में अवध के नवाब और पेशवा, फिर 1803 में बरार के भोंसले राजा, 1804 में सिंधिया, और धीरे धीरे 1818 आते आते राजपुताना के कई राज्य जैसे जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, ये सब भी आ गए। और आखिर में 1818 में ही होलकर, जो आखिरी बड़ी मराठा शक्ति थे, उन्होंने भी संधि कर ली। ओह, मतलब लगभग पूरा भारत ही किसी न किसी तरह इसकी चपेट में आ गया था। तो इसका भारतीय राज्यों पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? क्या सिर्फ राजनीतिक था या और भी कुछ? असर तो बहुत गहरा था और ज्यादातर नकारात्मक ही था। सबसे पहली और बड़ी बात तो संप्रभुता का अंत। राज्यों की जो राजनीतिक और सैन्य आजादी थी वो लगभग खत्म हो गई। वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। दूसरा, आर्थिक तबाही। ये सब्सिडी का बोझ इतना ज्यादा था कि राज्यों की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। वो कर्ज में डूब गए। कई बार तो अपनी ही जनता पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता था ये पैसा चुकाने के लिए। इससे लोगों में भी गुस्सा बढ़ता था, जाहिर है। तीसरा, क्षेत्रों का नुकसान। जैसा हमने बात की, सब्सिडी ना दे पाने पर जमीन चली जाती थी। इससे ब्रिटिश भारत का इलाका बढ़ता गया। चौथा, सेनाओं का विघटन। राज्यों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ी क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं थी या रखने की इजाजत नहीं थी। इससे लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए, वो सैनिक जो पहले राज्यों की सेवा में थे। और ये बेरोजगारी भी बाद में एक समस्या बनी। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। और एक और बात, शासकों की निष्क्रियता। जब सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों पर आ गई तो कई शासक बिल्कुल लापरवाह हो गए। प्रशासन में उनकी रुचि कम हो गई। उन्हें जनता के समर्थन की भी फिक्र नहीं रही क्योंकि गद्दी तो अंग्रेजों के सहारे सुरक्षित थी। कुल मिलाकर इस संधि ने भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें बहुत मजबूत कर दी, वो भी बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के। ये डिप्लोमेसी की जीत थी, मिलिट्री पावर के दम पर। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि सहायक संधि एक मीठा जहर थी। सुरक्षा का लॉलीपॉप दिखाकर राज्यों की आत्मा ही छीन ली। उनकी स्वतंत्रता, उनकी आत्मनिर्भरता, उन्हें आर्थिक और सैन्य रूप से बिल्कुल पंगु बना दिया। अब अगर सहायक संधि एक धीमी गति से असर करने वाला जहर थी, तो लॉर्ड डलहौजी की जो व्यवगत की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स, वो तो एक तेज तलवार की तरह आई, जिसने कई रियासतों का सीधे सीधे अंत ही कर दिया। चलिए अब इसे समझते हैं, ये क्या थी? बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जिसे गोद निषेध नीति भी कहते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे, बहुत ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल की गई। ये सीधी सीधी विलय की नीति थी, एनेक्सेशन पॉलिसी। इसके अनुसार अगर कोई भी भारतीय शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में था, मतलब प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, अगर वो बिना किसी प्राकृतिक पुरुष वारिस के, नेचुरल मेल एयर के मर जाता है, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और सबसे विवाद वाली बात ये थी कि गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी, सक्सेसर नहीं माना जाता था। लेकिन भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों पुरानी थी। हिंदू कानून भी इसे मानता था। तो अंग्रेजों ने इसे कैसे नकार दिया? ये तो बहुत ही अजीब बात है।
बिल्कुल। और यही इस नीति का सबसे विस्फोटक, सबसे विवादास्पद पहलू था। देखिए, भारत में और खास तौर पर हिंदू परंपरा में अगर शासक का अपना बेटा नहीं होता था तो वो गोद ले सकता था, और उस गोद लिए बेटे को सारे अधिकार मिलते थे, राजगद्दी समेत। लेकिन अंग्रेजों ने खुद को भारत की सर्वोच्च शक्ति, पैरामाउंट पावर घोषित कर दिया था। पैरामाउंट पावर। हाँ, मतलब वो मानते थे कि भारत में अंतिम सत्ता वही है, और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि गोद लेने की इजाजत तो है, पर गोद लिया बेटा राजा बनेगा या नहीं, ये फैसला हम करेंगे, यानी ब्रिटिश करेंगे। और लॉर्ड डलहौजी ने तय किया कि हम ये इजाजत, ये मान्यता नहीं देंगे। हालांकि ये विचार कोई नया नहीं था। 1847 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये पेश किया था, पर डलहौजी ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, बहुत कठोरता से। इसके पीछे उनका आधिकारिक तर्क क्या था? मतलब वो क्या कहते थे ऐसा करने के लिए, और इसकी खास बातें क्या थी जिसने इसे इतना ज्यादा विवादास्पद बना दिया? आधिकारिक तौर पर तो वो कहते थे कि ये कुशासन यानी मिस गवर्नेंस को रोकने के लिए जरूरी है। तर्क देते थे कि गोद लिया बेटा अक्सर नाबालिग होता है या शायद उतना काबिल ना हो, तो राज्य में अव्यवस्था फैलती है, इसलिए अच्छे शासन के लिए जरूरी है। बहाना अच्छा था। बिल्कुल, पर असली मकसद तो साफ था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और राज्यों के जो संसाधन थे उन पर कब्जा करना। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थीं वो इसे और भी खतरनाक बनाती थीं। एक तो प्राकृतिक वारिस न होने पर विलय, ये मूल नियम था, बेटा नहीं तो राज्य गया। दूसरा, गोद लेने को अमान्य करना, गोद लिए बेटे को राजा का वारिस नहीं माना जाता था। ठीक है। तीसरा, ब्रिटिश स्वीकृति अनिवार्य, और अब अमान्य, अगर किसी ने पहले गोद लिया भी हो तो उसे ब्रिटिश सरकार से मान्यता लेनी पड़ती थी, जो डलहौजी के राज में मिलनी लगभग बंद हो गई। चौथा, संपत्ति का बंटवारा, गोद लिया बेटा शासक की सिर्फ निजी संपत्ति का वारिस हो सकता था, राज्य का नहीं। पांचवां, पेंशन और उपाधियों का अंत, शासक की मौत के बाद उसके गोद लिए बेटे को वो पेंशन या वो टाइटल्स भी नहीं मिलते थे जो उसके पिता को मिलते थे, जैसे नाना साहब के साथ हुआ था। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, पर उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया गया। हाँ, नाना साहब का मामला तो बहुत बड़ा बना था। जी। फिर एक और बात, इसका चयनात्मक प्रयोग हुआ। ये नीति सब पर एक जैसी लागू नहीं हुई। जो स्वतंत्र राज्य थे या बड़े संरक्षित राज्य, उन पर इसे लागू नहीं किया गया। ज्यादातर ये आश्रित राज्यों, डिपेंडेंट स्टेट्स पर लागू हुई, जहां अंग्रेजों का दखल ज्यादा था। और सबसे खतरनाक बात, कुशासन का बहाना। जहां ये गोद वाला नियम फिट नहीं बैठता था, वहां वो कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लेते थे। सबसे बड़ा उदाहरण अवध का। 1856 में वहां नवाब का अपना बेटा मौजूद था, पर कुशासन का बहाना बनाकर अवध को मिला लिया गया। तो ये सिद्धांत बहुत लचीला था अंग्रेजों की सुविधा के हिसाब से। अवध का विलय तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और ये दिखाता है कि कैसे नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से प्रमुख राज्य थे जिनका विलय कर लिया गया? इसकी लिस्ट भी काफी चौंकाने वाली है, और इसने भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा डर और गुस्सा भर दिया था। सतारा 1848 में ये पहला बड़ा शिकार बना। सतारा महाराष्ट्र में? जी। फिर 1849 में जैतपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, और संबलपुर उड़ीसा में। 1852 में उदयपुर, ये ध्यान रहे ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर था, राजस्थान वाला नहीं। अच्छा। 1853 में झांसी, और झांसी का नाम आते ही रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है। उनके प्रतिरोध का ये एक मुख्य कारण था। बिल्कुल। 1854 में नागपुर, उस समय के सबसे बड़े और अमीर राज्यों में से एक था नागपुर। और जैसा हमने अभी बात की, 1856 में अवध, कुशासन के बहाने। मतलब सिर्फ 8 साल के अंदर इतने सारे बड़े और पुराने रजवाड़ों का अंत। इसका परिणाम क्या हुआ? क्या असर पड़ा इसका? सिर्फ नक्शा ही बदला या कुछ और भी? नहीं, इसके परिणाम बहुत गहरे थे और बहुत दूर तक गए। इन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी, कह सकते हैं। पहला तो ब्रिटिश क्षेत्र का जबरदस्त विस्तार हुआ। डलहौजी ने सिर्फ 8 साल में भारत का नक्शा ही बदल दिया। कई स्ट्रेटेजिक और अमीर राज्य सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। इससे कंपनी का रेवेन्यू और ताकत दोनों बहुत बढ़ गए। दूसरा, शासक वर्ग में भय और असुरक्षा। जिन राज्यों का विलय हुआ, उनके शासक परिवारों का सब कुछ छिन गया, सत्ता, सम्मान, संपत्ति। इससे जो बाकी बचे हुए शासक थे, उनमें भी डर बैठ गया कि भाई अगला नंबर हमारा हो सकता है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये सब सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। तीसरा, परंपराओं पर हमला।
ये जो गोद लेने की परंपरा को नकारा गया, ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था। इसे भारतीय समाज और धर्म पर हमले की तरह देखा गया। इससे आम लोगों में भी गुस्सा फैला। हाँ, ये सांस्कृतिक चोट भी थी। बिल्कुल। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। ये नीति आग में घी का काम कर रही थी। जो गुस्सा और असंतोष कई सालों से जमा हो रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने उसे भड़का दिया। 1857 के महाविद्रोह के कई बड़े नेता वही थे जिनके राज्य छीने गए थे या जिन्हें उनके हक से वंचित किया गया था। तो 1857 की जड़ें कहीं न कहीं इन नीतियों में थीं। जी हाँ, काफी हद तक। और पांचवा परिणाम ये हुआ कि नीति का अंत हो गया। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया। जब 1858 में सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास गई तो इस नीति को तुरंत छोड़ दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में घोषणा की कि अब किसी राज्य का विलय इस आधार पर नहीं होगा और गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि शासक वर्ग को नाराज करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भले ही सिर्फ 8 साल चली, पर यह ब्रिटिश विस्तारवाद का सबसे कह सकते हैं नग्न और आक्रामक रूप था। इसने भारतीय शासकों को बहुत अपमानित महसूस कराया, उनकी सत्ता छीनी और आखिर में 1857 की उस चिंगारी को हवा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सहायक संधि ने जहां धीरे धीरे गला घोंटा, तो व्यपकत के सिद्धांत ने सीधी चोट की। ये दोनों नीतियां, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आधुनिक भारतीय इतिहास के बहुत ही अहम मोड़ हैं। अब जरा यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बात करते हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन नीतियों को समझना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये नीतियां यूपीएससी सिलेबस के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन का एक बहुत ही कोर हिस्सा हैं। इनसे सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, बल्कि इनके जरिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो कार्य प्रणाली थी, उनकी जो बदलती हुई रणनीतियां थी और भारतीय राज्यों ने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी, ये सब समझने में मदद मिलती है। ये दिखाती हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे भारत के पॉलिटिकल मास्टर बन बैठी। और अगर हम पिछले सालों के प्रश्न देखें, PYQs, तो इन पर सवाल लगातार बने हैं। जैसे आपने 2018 प्रीलिम्स का जिक्र किया था सब्सिडियरी अलायंस पर। सवाल था कि कौन सा कथन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर लागू नहीं होता, और उसका जवाब था C, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना। बिल्कुल। ये सवाल दिखाता है कि यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि संधि क्या थी, बल्कि उसके पीछे का मकसद क्या था, उसकी बारीकी पूछता है। क्या कंपनी सिर्फ पैसा चाहती थी? नहीं, ये कंट्रोल के बारे में ज्यादा था। इसी तरह 2013 के मेंस में लॉर्ड डलहौजी पर एक एनालिटिकल सवाल था कि कई मायनों में लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत के संस्थापक थे। विस्तार करें। अब इस सवाल का जवाब आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उसके प्रभावों की चर्चा किए बिना दे ही नहीं सकते। समझ गया। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को सिर्फ ये याद नहीं रखना कि सतारा 1848 में गया या झांसी 1853 में, बल्कि इन नीतियों की शर्तें क्या थीं, उनके पीछे अंग्रेजों की सोच क्या थी, इन दोनों नीतियों में क्या फर्क था, और सबसे जरूरी, इनके परिणाम क्या हुए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ये सब गहराई से समझना होगा। विश्लेषण बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एनालिसिस इज की। ये नीतियां एक दूसरे से कैसे अलग थीं, सहायक संधि ज्यादा लंबे समय तक क्यों इस्तेमाल हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विरोध इतना ज्यादा क्यों हुआ, इन नीतियों ने 1857 के विद्रोह के लिए जमीन कैसे तैयार की, और क्या इन नीतियों का कोई सकारात्मक पहलू भी गिनाया जा सकता है, जैसे डलहौजी के कुछ सुधारों की बात होती है, हालांकि विलय नीति की आलोचना अपनी जगह है। इस तरह की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो जरूरी है। तो आज हमने ब्रिटिश भारत की दो बहुत ही केंद्रीय नीतियों, सहायक संधि और व्यपगत के सिद्धांत पर विस्तार से बात की। एक ने सुरक्षा का लालच देकर राज्यों को निर्भर बनाया और उनकी आजादी छीन ली। दूसरी ने उत्तराधिकार के नियमों को बदलकर सीधे राज्यों को हड़प लिया, और दोनों ने मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को बहुत ज्यादा मजबूत किया। हाँ, ये दोनों नीतियां इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रेशर और लीगल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शिकंजा कसा। इनके प्रभाव इतने गहरे थे कि 1857 का विद्रोह इनकी एक सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। 1857 के बाद ये नीतियां औपचारिक रूप से तो खत्म कर दी गईं, लेकिन क्या इनके द्वारा जो दरारें पैदा हुईं, रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच अविश्वास,
शासकों की जो कमजोर स्थिति बन गई और शक्ति का जो समीकरण बदला, क्या इनका असर भारत के आगे की राजनीति पर, स्वतंत्रता आंदोलन पर और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया पर भी पड़ा होगा? इस पर विचार जरूर करिएगा। उम्मीद है श्रुतिपीडिया की आज की ये गहन पड़ताल आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। हमने सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बारीकियों और यूपीएससी परीक्षा के लिए उनके महत्व को समझने की कोशिश की। आपकी प्रतिक्रिया, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप किन और विषयों पर ऐसी ही गहराई से जानकारी चाहते हैं। और अगर आपको ये सत्र पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, साथी अभ्यर्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें और श्रुतिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको रेगुलर अपडेट्स और दूसरी उपयोगी सामग्री भी मिलती रहेगी। अगले सत्र में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। दादा भाई नौरोजी का प्रस्तुत किया गया धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो जरूर जुड़िएगा। जय हिंद।